आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ डॉक्टर मृदुल साहनी हैं, जो हमारे साथ केस टेकिंग पे चर्चा करेंगे। हम सब जानते ही हैं साहनी सर को। साहनी सर अ, बिहार पटना से हैं, उनका बड़ा एस्टैब्लिश्ड वो है, पीएचडी हैं, पढ़ाते थे और प्रोफ़ेसर प्रिंसिपल थे। और हमारे साथ आईएफपीएच पे एक बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। इनके वजह से इस मंच में काफ़ी बड़े-बड़े दिग्गज लोग होम्योपैथी में आके हमारे साथ इस मंच पे चर्चा कर चुके हैं। तो सानी सर, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस लास्ट मिनट में हमारे साथ आज का डे हमारा आपने सेव करा है सर, तो आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड सर, अब आपके ओवर टू यू सर। आप नमस्कार। और आपने मुझे आज कहा कि कुछ बोला जाए केस टेकिंग पर। ये एक अच्छा विषय है। केस टेकिंग जो है तो हम लोग अक्सर इसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन केस टेकिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको हम लोग किसी एक छोटे से लेक्चर में नहीं कर सकते। और मैं समरी के रूप में नहीं, मैं इसे एक छोटे-छोटे रूप में भी मैं इसको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, केस टेकिंग से में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग रोगी से लक्षण को लेना है, यानी कि केस टेकिंग एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। यानी जो कि रोगी और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, उसका बेस जो है सो केस टेकिंग है। केस टेकिंग कुछ नहीं है। हम लोग एक रोगी जो डॉक्टर के पास में आता है तो उसके लिए एक लिंक का जरूरत होता है, और इसके संबंध में एक वह लिंक जो है सो बहुत ही भावनाओं पर आधारित होता है। उसमें बुद्धि और भावना दोनों बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो मैं आज के इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट लंबा है, मैंने सोचा कि केस टेकिंग पर आपको किस विषय पर मैं ले चलूं। तो केस टेकिंग का जो अल्टीमेट अप्रोच होता है, अल्टीमेट, हम लोग एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, और उस केस हिस्ट्री को हम लोग अपने उसी पर केस हिस्ट्री, जैसे पेशेंट से पूछने के बाद में सारी बातों को जो आपने रिकॉर्ड किया, उसे आप अपने रजिस्टर में रखते हैं, अपने मोबाइल में रखते हैं, या अपने डेस्कटॉप पर रखते हैं, कहीं भी रखते हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में इसलिए भी है कि बिना रिकॉर्ड के आप केस को फॉलो अप नहीं कर सकते। आप आज पेशेंट से कुछ पूछ लिए, पूछने के बाद में उस पर आपने अध्ययन किया, दवा चुना, लेकिन जब आपको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए बार बार जब पेशेंट आते हैं तो कुछ समय के बाद में हम लोग बहुत सारी बातें, जो प्रारंभिक बातें हैं, वो भूल जाते हैं, है ना। और फिर हमारा जो सब्सिक्वेंट प्रिस्क्राइबिंग होता है वह अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसके लिए जरूरी होता है कि हम लोग उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करें, प्रॉपर रिकॉर्ड का मेंटेन करें। और इस बात पर डॉक्टर हनीमैन ने भी बड़ा अहम मुद्दा दिया और बात कही। और दूसरी बात है कि आज के वर्तमान समय में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में यह आवश्यक है कि हर एक डॉक्टर जिस रोगी को देखता है उसका एक रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन करके उसके डिटेल्ड केस हिस्ट्री को अपने पास में रखे। अधिकांश डॉक्टरों की आदत ये होती है कि वो अपने लेटर हेड पर ही पुर्जा लिख दिया करते हैं और वही उनका केस टेकिंग होता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि जब तक आप उस पर, तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट, एक निचोड़ के रूप में आपने जो दवा चयन किया उसको देने का निर्देश के साथ में उसको देते हैं, और एक लाइन में डायग्नोसिस की बात कर देते हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है सो इस रिकॉर्ड की मान्यता नहीं होती है। रिकॉर्ड वो होता है जिसके अंदर में पेशेंट का पूरा हिस्ट्री अवेलेबल है। तो मैं केस टेकिंग पर और विशेष चर्चा नहीं करके मैं आज रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है सब बहुत ही नेग्लेक्टेड है। लोग रिकॉर्ड कीपिंग पर ध्यान देते नहीं है, और नहीं देने के कारण समस्या बहुत बड़ी बाद में भी अपने प्रैक्टिस में भी महसूस करते हैं, और ऐसे भी महसूस वो करते हैं। तो आज का विषय मैंने चुना है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ केस हिस्ट्री। आप रिकॉर्ड कीपिंग एक अलग विषय नहीं है। आप रोगी से पूछ रहे होते हो, और पूछने के साथ साथ में
उसकी बातों को अपने कलम के माध्यम से लिखते हैं। यानी कि केस टेकिंग करते समय में दो बात होती है, आप रोगी पर भी ध्यान रखते हो और उसकी बातों को एक रिकॉर्ड करने का भी काम करते हो। ये रिकॉर्ड कीपिंग कैसे किया जाए, मैं इस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा के रूप में करना चाहूंगा। संदीप जी, मेरे पीपीटी आपको दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ जी सर, क्लियरली दिखाई दे रहा है सर। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आगे चलता हूं और आज का विषय है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ केस हिस्ट्री। साथियों, एक सायस्टिटस का एक कमेंट है, वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनिन, वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनिन। इसका मतलब क्या होता है, जो मुंह से जो आवाज निकलता है वो उड़ जाता है ना, रहता नहीं है आपसे, लेकिन जो आप लिख करके रखते हो रिकॉर्ड, वह आपको हमेशा याद रहता है। सपोज किसी पेशेंट को आपने देखा और देखने के बाद में उसके पास्ट हिस्ट्री में कुछ नोट किया था, जैसे उसका ये फैमिली हिस्ट्री में नोट किया था, मेंटल स्टेटस में, लेकिन जब पेशेंट आपके पास में 5 महीना 6 महीना इलाज करने के बाद में आता है तो उस समय में बहुत सारी बातें दिमाग से उड़ जाती है। अब बार बार पेशेंट से एक ही बात पूछिएगा तो पेशेंट को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपके पास में पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, इसलिए कहा गया वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनिन, यानी कि जो बोले हुए आवाज होते हैं, शब्द हैं, वो तो उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ चीज जो है सो हमेशा याद रहता है। इस कॉपलेट को याद रखिए, वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनिन, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत और डॉक्टर हेनीमैन ने भी रिकॉर्ड कीपिंग के विषय में बहुत बड़ी बात कही कि जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करोगे तो वह आपका केस टेकिंग जो है तो कंप्लीट नहीं होता है। और एक हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, अच्छे गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए और हेल्थ केयर के लिए भी ये आवश्यक है कि हम लोगों को अपना एक रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखें, रिकॉर्ड कीपिंग हम लोग निश्चित रूप से रखें। तो आज हम लोग आइए आज उस पर आगे बढ़ते हैं इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में, साथ में कि वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनिन, यानी कि स्पोकन वर्ड फ्लाई अवे, है ना, एंड रिटन वर्ड्स रिमेन, बोली हुई आवाज उड़ जाते हैं, दिमाग से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप आपस में बात करते होते हो तो, या आप देख लीजिए ना, कोई आप फिल्म में बैठे हुए हैं, देख रहे हो पूरा फिल्म तो कितनी बातें हैं उस स्टोरी की याद रहता है, उस फिल्म का सारी बातें नहीं रहता, उसका खाली निचोड़ याद रहता है। तो निचोड़ से तो काम नहीं है, क्योंकि हमको जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फ्रेम करना है तो हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए, और डिटेल इंफॉर्मेशन को हमेशा आपके साथ में बना रहे, ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग रिटन स्टेटमेंट को नोट किया करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है ना, सभी मेडिकल प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप क्या होम्योपैथी में, सभी को ये जरूरी है, जिसमें कि स्पेसिफिक आपके स्किल्स, आप अपने रिकॉर्ड में आपने क्या उसमें दवा गलत दिया या सही दिया, ये सारी बातें तो होनी चाहिए ना। आपको ऐसा जरूरी, ऐसा तो हम नहीं है कि हम सभी दवा मेरे सही हो जाएंगे, तो गलत दिया तो उसको कैसे सुधारेंगे, एंटीडोट करने की बात आती है, कम्प्लीमेंट्री करने की बात आती है, आपको फॉलोवेल की बात आती है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए आपको ये है। और उसके बाद में दूसरा है कि आज के समय में एक बहुत बड़ा है कि डॉक्टर के ऊपर में केस चल रहा है, माने लीगल लिया जाता है कि आपको एलिगेशन, आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर ने सही दवा नहीं दिया था, है ना, सही दवा दिया नहीं था, और आपके ऊपर में तो आपको कोर्ट में घसीट करके लिया जाता है। तो जब उस समय प्रमाण देने की बात आती है, प्रमाण देने की बात आती है, तो आपके पास में पूछा जाता है कि आप जब आपने इस रोगी को देखा था तो किस तरह से देखा, तो ये फेलियर्स को आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि ये मेरा मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, और ये आपको ये प्रूव करने के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस मेरा नहीं है, मेरा ये प्रोसेस है और हमने इसके तहत काम किया, रोगी को लाभ हुआ नहीं लाभ हुआ, एग्रीवेशन हुआ, एम्बुलेंस हुआ, ये तो एक मेडिसिनल प्रोसेस है और क्लिनिकल प्रोसेस के अंदर में ऐसा होता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी रोगी ठीक हो जाए, डॉक्टर के अंदर में बहुत सारे रोगी मर भी जाते हैं, बहुत सारे केस ठीक नहीं होते हैं, तो उन सभी के लिए आपको तैयार रहने के लिए भी ये
रिकॉर्ड कीपिंग का होना जरूरी है ना। अब आइए एक कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब कि सूचना है ना। आपको हाई क्वालिटी एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर के लिए आज कहा जाता है कि आपका सबसे अच्छा डिलीवरी हो, हेल्थ केयर हो, इसके लिए सबसे अच्छा जरूरी होता है कि आप उसको रिकॉर्ड में रखें। इससे क्या होगा कि आपको पेशेंट से जो इम्प्रूवमेंट है, फॉलो अप कर रहे हो, उसका कम्युनिकेशंस को, ट्रीटमेंट का रैशनली को, आप आज ने दवा का चुनाव किया, टोटलिटी पर के आधार पर दवा का चुनाव किया, उसके कारण आपको सप्लीमेंट्री दवा क्या देनी है, तो ये सारे चीजें। और दूसरी बात और होती है, जब आप क्लिनिक में नहीं होते हो और उस समय में रोगी आता है, तो जो आपके अंदर में जो आपका असिस्टेंट है या आपके जिस अपने अनुपस्थिति में जिस भी डॉक्टर को आपने डिप्यूट किया है, अगर वो सेकेंड विजिट में आपके एब्सेंस में वो रोगी आता है, तो वह डॉक्टर किस आधार पर दवा देगा, है ना। तो वो तो आपके रिकॉर्ड को देख करके उस पर आगे फॉलो अप की बात सोचेगा ना, फिर नहीं तो उसके लिए तो पूरे अनजान हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको फॉलो अप के लिए आपके वर्किंग टीम में वर्क करते ही हो, क्योंकि रोज आप क्लिनिक में आपका बहुत सारा पर्सनल काम है, उसके कारण आपको बाहर जाना है, ये बहुत सारे कारण होते हैं, इसके कारण हम लोग ये अप्रोच करने की आवश्यकता होती है। रिकॉर्ड जो होता है हमेशा जरूरी होता है कि एक करेक्ट हो, और करेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज नोट कर दिया तो वह करेक्ट है ना। तो क्योंकि जो रोगी बोल रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको आज के डेट में लिख रहे हो। फिर जब सेकेंड टाइम आया, जैसे आपने रोगी से पूछा आपको आपका जो है तो ये खाने में क्या अच्छा लगता है, तो रोगी ने बहुत जोर दे के बोला कि मुझे तो खट्टे एकदम नहीं पसंद है, बिल्कुल नापसंद है। तो आपने दिमाग में आ गया कि ये खट्टा नापसंद है, इसका एक सिम्टम से आपने नोट कर दिया। फिर अगले विजिट में जब पेशेंट होता है, आता है, उसके आप जब इवेल्युएट करते हैं, उस समय में आप पूछते हो कि आपका खट्टा के प्रति कैसा है, तो डॉक्टर साहब खट्टा तो मैं खाता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो खट्टा पहले से अच्छा नहीं लगता था और आज अच्छा लगने लगा। हाँ, ये ना दिमाग में आएगा। तब आप सवाल करते हो तो ये आपको पहले अच्छा नहीं लगता था, अच्छा लगने लगा। नहीं डॉक्टर साहब, पहले भी अच्छा नहीं लगता था, पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। अब देखिए पेशेंट अपना बात को कैसे बदल रहा, पहले भी अच्छा लगता था, आज भी बदल रहा। यानी कि आपको कम्युनिकेशंस में उस समय में गलत फहमी हुआ, रोगी ने जो बताया उसमें आपको गलत फहमी हुआ, और इस गलत फहमी के कारण आपने जो नोट किया वह एक डिफरेंट मैसेज गया। तो आज हमको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, हमारा टोटलिटी को करेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा होता है, जरूरी होती है कि हम लोग इसको अपना। इससे क्या होता है, आपके अंदर में आत्मविश्वास आता है। जब भी आप अपनी गलती को देखते हो तो आपको सुधार करने की बात आती है, और थोड़ा सा आपको लॉ के प्रति भी आप सजग रहते हो, यानी कि दोनों तरफ से सेफ हो, आप अपने कॉन्फिडेंस में भी सेफ हो और अपने प्रैक्टिस में भी सेफ हो। एंड पेशेंट रिकॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इसको कहते हैं एनीथिंग दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। कोई भी सूचना, जो कि सूचना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, रोगी से संबंधित कोई भी सूचना है किसी भी मीडिया में, ऐसा नहीं है कि खाली कागज में रखो, है ना। आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हो, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हो, तो किसी भी तरह से है वो आपका रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड कहलाता है ना। लेकिन यह सूचना है, और सूचना का मतलब क्या होता है, सूचना मतलब सूचना को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए कहा जाए, तो कहा सूचना ऐसा होना चाहिए जिसका कि आप व्यवहार कर सकते हो, जिसका कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। जिसकी यूटिलिटी नहीं है वो सूचना नहीं है ना। जिस बात को आप यूज नहीं कर सकते वो आपके लिए कोई सूचना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस चीज को यूज कर सकते हो वो आपके लिए सूचना है। इसलिए पेशेंट का रिकॉर्ड क्या होता है, आपके लिए एक सूचना होता है, एक लिए इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, जहाँ की आप कागज में रखे हो, रजिस्टर में रखे हो, आप वीडियो रिकॉर्ड पर रखे हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड पर रखे हो, जहां भी रखे हो,
आजकल तो कंप्यूटर पर हम लोग रखते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जिसके अंदर में आपको केस टेकिंग का फॉर्मेट बना हुआ है, आप और या आप अपना खुद फॉर्मेट डिजाइन करते हो, उस पर करके पेशेंट के केस हिस्ट्री को नोट कर डालते हो, तो ये करके आपके पास में कंपाइलेशन होता है। ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए जरूरत होता है। केस टेकिंग के प्रोसेस में होता है क्या कि इंफॉर्मेशन जो है सो दो तरह से हम लोग लेते हैं। एक पेशेंट जो क्या कह रहा है, वॉलंटरी एक्सप्लेनेशन, और दूसरा है कि जब बोलने के अपना कष्ट को बता रहा है, बताने के बाद में जब वह चाहता है, जब आपकी इसकी पूरी बात सुन लेते हैं तो आपके मन में भी कोई सवाल आता है इनमें और है, तो आप फिर उसमें सवालात करते हो। तो वो बोलने का तरीका उसने कहा, उसका 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 हिस्ट्री हुआ, तो इस रिकॉर्ड को हम लोग उसी के लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करते हैं। अब आप कहोगे कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे सर? तो लैंग्वेज में लिखना का मतलब है कि उसके कहने का, उसके जो जिस्ट है, दो तरीका हो सकता है। आप उसकी भाषा में ही आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको लिख डालिए, या उसका ऑडियो बना लीजिए, या उसका वीडियो बना लीजिए, उसको ले लीजिए। उसके बाद में जब आप इंट्रोगेशंस करते हैं, माने आप उससे करेक्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी वॉलंटरी जो आपका बोला हुआ, रोगी का जो बोला हुआ तथ्य है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सही होगा, है ना। हो सकता है कि जो आपने सवाल किया था उसको वह समझा, दूसरा तरह से समझा, तो आपको क्लैरिफाई करने के लिए आपको इसके इंट्रोगेशन। तो दो बात होती है, वॉलंटरी नरेशंस एंड इंट्रोगेटरी नरेशंस। वॉलंटरी नरेशन का मतलब जो पेशेंट स्वतः बोल रहा है, और दूसरा इंट्रोगेटरी मतलब आपने जो पेशेंट के पूछताछ करने के बाद में जो आपने उसको सही पाया, तो वो आपको है। और आपको एक फॉर्मेट भी बनाते हो, क्योंकि हम लोग एक सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए उसके कंप्लीट फॉर्मेट होते हैं। कोई कंप्लीट आप नोट कर रहे हो, जैसे कहीं पर कोई दर्द है तो उसका सेंसेशन चाहिए, किस तरह का दर्द हो रहा है, उसका मॉडलिटीज ले चाहिए, कब एग्रीवेट करता है, कब वो एम्बुलेशन होता है, उसका कोई कॉन्कोमिटेंट है, तो ये फॉर्मेट में नोट करके ये आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आपका यह केस टेकिंग। अब केस की आवश्यकता क्या है, हम लोग इसकी आवश्यकता क्या है केस टेकिंग का? गुड क्लिनिकल नोट्स डॉक्यूमेंट द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट का इतिहास बनता है। आप जाइएगा बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां पर आपको डिस्चार्ज समरी मिलता है। डिस्चार्ज समरी में हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अंदर में सारी बातों का एक जिस्ट होता है। ये आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है, और हर एक हॉस्पिटल आजकल देखते होंगे, जहाँ भी हेल्थ केयर सिस्टम है, बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, सब अपने पेशेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको रखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स को रखने होते हैं। और क्लिनिकल मैनेजमेंट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी आपको पेशेंट के रिकॉर्ड हैं रखना जरूरी है, नहीं तो आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आपका नाम को डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसे इस रिकॉर्ड के अंदर में क्या होता है, आपने पेशेंट से जो सूचना लिया वो लिया, आपने जो पेशेंट का क्लिनिकल एनालिसिस किया, आपने आकलन किया कि इसके लिए आपने जैसे रिपोर्टराइज करने के लिए आपने सिम्टम्स को, कौन कौन सा सिम्टम्स को यूज किया उसको लिया, और उसके आधार पर आपने कौन सी दवा को सिलेक्ट किया और किन दवाओं के बीच में किया। 4-5 दवा के अंदर में आकर के आपने एक दवा का सिलेक्ट किया, तो ये सारा रेफरेंस आपका उसमें रिकॉर्डेड होता है। जैसे कि आज आपने दवा दिया, तो उसमें से अगले समय में कौन सी दवा दी जाएगी। ये क्लैरिटी, स्पष्टता, एनालिसिस, इवैल्यूएशंस का ये प्रोसेस है, और ये जो है मेडिकल डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो दवा का निर्णय, दवा चुनते हैं, वह आपका निर्णय होता है, और इस निर्णय को जानने के लिए, करने के लिए आपको यह आवश्यक है कि आप केस का केस के लिए रिकॉर्ड को रखें। दूसरा चीज है कि कंटिन्यूटी। जब भी पेशेंट आएगा तो उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना, चेंज करना, ये सारे प्रोसेस आपको रिकॉर्ड में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये एक्यूरेट हो, और इसको सही, इसके लिए ईमानदारी जरूरी होती है। आपका उस समय में जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस समय की अवस्था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब बहुत तरह के टेस्ट रिकॉर्ड होते हैं। एक राइटिंग होता है, यानी कि हम लोग अपने क्लिनिक में एक रजिस्टर रखते हैं और रजिस्टर के माध्यम से हम लोग पे लिखते हैं, या नहीं तो केस टेकिंग फॉर्मेट बना लेते हैं और हर एक पेशेंट के लिए केस फॉर्मेट करते हैं। दूसरा है ऑडियो रिकॉर्डिंग। आजकल बहुत जगह पर जैसे बहुत व्यस्तता है आपको लिखने में, और इससे समय की बचत भी होती है। और तीसरा है वीडियो रिकॉर्डिंग, और चौथा होता है क्लाउड रिकॉर्डिंग। क्लाउड रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आप गूगल पे या किसी अपने नेटवर्क पर आप अपने पेशेंट के हिस्ट्री को रख सकते हैं, जो कि आपका अपना है, आपका डॉक्यूमेंट का काम करता है, आपको कागज पत्र रखने का जरूरत नहीं होता है। तो ये 4 तरह के केस रिकॉर्ड हम लोग के पास में उपलब्ध है कि रिटेन डॉक्यूमेंट, ऑडियो डॉक्यूमेंट, वीडियो डॉक्यूमेंट एंड क्लाउड डॉक्यूमेंट्स। आइए, ये राइटिंग प्रोसेस क्या है? राइटिंग प्रोसेस माने जो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पहले तो आप सुनते हो, है ना, उसके बाद में उसमें देखते हो और लिखते हो। ये तीनों एक साथ में है, इसलिए कहते हैं कि ये मीटिंग पॉइंट, सुनना, देखना और लिखना, है ना। यानी कि आपका दिमाग भी चल रहा है, आपके बातों भी चल रहे हैं और आपके हाथ भी चल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मीटिंग पॉइंट। आप जब टेस्ट टेकिंग करते हो तो आपके तो सामने में कागज कलम तो रहता है। अब कागज कलम के माध्यम से आप उसको नोट करते जाओगे, सुनते जाते हो, लिखते जाओगे। अगर सुनते जाओगे, नहीं लिखते हो जाओगे तो बहुत सारी चीजों को मिस कर, इसलिए साइमल्टेनियस एक साथ में चलता है ये प्रोसेस, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये मीटिंग पॉइंट है। और ये जो रिटन टेस्ट टेकिंग है, राइटिंग रिकॉर्ड होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, सभी को इलेक्ट्रिक है। आप हमारे क्लिनिक में भी आइएगा, हमारे पिताजी के समय का जो रिकॉर्ड्स है वो आपको दिखलाई पड़ेगा, और रिकॉर्डेड कैसे उन्होंने लिखा था, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स को आप देखने में। दूसरा है पेशेंट ने बहुत सारी बातों को अपने डिटेल्स में बताया, उसको आप लिखते हैं। और एक चीज लेकिन होता है कि जब रोगी को बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, और उसी साथ में लिखना पड़ता है। ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना, यानी कि ध्यान का 2 बंटवारा होता है, सुनना और लिखना, लिसनिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कहना है। और एक चीज और होता है, अब आप पेशेंट के हर एक लाइन टू लाइन तो लिखेंगे, ऐसा तो संभव नहीं होगा। अगर लिखने लगिएगा तो बहुत सारे पेशेंट को रुकना पड़ेगा, आप उसको एक एक तोड़ के बोलना। इससे क्या होगा, अगर तोड़ के बोलेगा तो बहुत सारी बातें बताना भूल जाइएगा और आप पूछना भी भूल जाइएगा। इसीलिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम लोग कीवर्ड बना लेते हैं। कीवर्ड मतलब एक सूचक शब्द होता है जो कि वो इंडिकेट करता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कुछ लोग शॉर्ट हैंड जो व्यवस्था करते हैं, तो आपको किसी का नोट ले रहे होते हैं तो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, बाद में उसको ट्रांसलेट करते हो बड़े। इसलिए आपको केस टेकिंग जो का प्रोसेस है, बेसिकली हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और उसका कीवर्ड को डेवलप करते हैं। आप अपना अपना कीवर्ड, जैसे मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे कीवर्ड डेवलप किया हूँ। जैसे डिजायर के लिए मैं डी लिख लेता हूँ, एवर्सन के लिए मैं ए लिख देता हूँ, एग्रीवेशन के लिए मैं ऐसा साइन बना देता हूँ, एम्बुलेंस के लिए ऐसा साइन बना देता हूँ। अब पेशेंट कहता है मुझे खाने के बाद अच्छा लगता है, तो मैं एक शॉर्ट वर्ड बना दिया BA मतलब बेटर आफ्टर ईटिंग, BE बेटर बिफोर ईटिंग। तो ऐसा करके आप अपना एब्रिविएटेड वर्ड बनाइएगा, तो आपके पास में समय का भी बचत होगा, आपका ध्यान भी विकर्षण नहीं होगा, आप डेविएटेड नहीं होंगे और आप इसको नोट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट होता है, हर एक पॉइंट पर जब लिख रहे होते हो तो कुछ कुछ जगह छोड़ दिया है ना। जैसे आपने पेशेंट के एक बात को चर्चा किया, चर्चा करने के बाद में पेशेंट का दिमाग कहीं जंप करके दूसरे बात पर आया, तो वहां पर जगह छोड़ करके चलिए, है ना। जगह छोड़ के चलेंगे तो क्या होगा कि बाद में चल करके उसको फिलअप करता है, इंट्रोगेशन बने। पेशेंट का नरेशन के बाद में आपके इंट्रोगेशन के साथ में उसको मैच करने के लिए, और एक ही जगह रहे। एक चीज को 10 जगह रखोगे तो आपको खोजने में दिक्कत होगी, लेकिन एक ही जगह रखने के लिए ये जरूरी होता है कि आप जो है स्पेस छोड़ करके चलना होगा। और ऐसे पेशेंट को आप उसी के धारा में बहने देंगे, क्योंकि पेशेंट अगर अपने भावनाओं के हिसाब से बोल रहा होता है
तो वह है, लेकिन उसको अगर बीच में टोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम जगह छोड़ छोड़ करके लिखते हैं, ध्यान रखिए और जगह को छोड़ छोड़ करके लिखिए, ठीक है ना। जैसे पेशेंट कहता है, डॉक्टर आई हैव pain in my abdomen which keeps burning whole day and whenever I eat it gets more। अब पेशेंट देखिए पेशेंट बता रहा है, जब डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द होता है जो कि बर्निंग टाइप का होता है, और जब मैं खाने का कोशिश करता हूं तो मेरे पेट के दर्द बढ़ जाते हैं, उसके बाद मेरे पेट में बहुत सारे गैस बनते हैं और गैस जो है सो बन करके खाने के बाद में गैस बन जाते हैं। अब इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, एब्डोमेन पेन खाली इतना लिख दिए। आप एब्डोमेन के लिए एबीडी खाली यूज कर सकते हैं, पेन के लिए पीए यूज कर सकते हैं। अब पूरे सेंटेंस का कितना शॉर्ट में हो गया, ईटिंग आफ्टर होल डे फ्लैटुलेंस, इसे फ्लैटुलेंस बन जाता है, और ईटिंग आफ्टर ये जो है तो ये आराम मिलता है। तो ये जो है तो एग्रीगेशन की बात के साथ में इस शॉर्ट फॉर्मेट में इतना सारा डॉक्यूमेंट, सारा स्टेटमेंट जो है तो इसमें आपके पास में आ जाए। और जब आपका उसका अपने बोलना खत्म हो गया तो अब बहुत सारी बातें आप पूछते हो, अच्छा पेट का दर्द हो रहा है, कितने दिन से हो रहा था, तो 2 साल से है। तो आप वो उससे पहले बार में नहीं लिखा था, तो आप उसके बगल में लिख दिए सिंस 2 years। कैसा था, बर्निंग था, है ना, खाने के बाद में बढ़ता था, और फास्टिंग से मेरे को आराम मिलता था। उसका कॉन्फर्मेटेड कहता है, फिर आप पूछते हो क्या और पेट के दर्द के साथ में और क्या होता है, तो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पीठ में भी दर्द होता है, लंबर रीजन में, है ना। तो ये आपका है, तो सभी जगह पर। और ये गैस कब से बनने लगा, 3 साल से बनने लगा। तो इस तरह से डिस्टेंशन और ये सारे बात को आपने जो पहला वाला रिकॉर्ड था, इसमें देखिए इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में वो एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि हमने जगह छोड़ कर लिखा था तो अब ये स्टेटमेंट देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये एक प्रोसेस हम लोग का लिखने के लिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस दे रहा हूँ, लेकिन सभी कोई अपने अपने दिमाग से और अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कीजिए, है ना, क्योंकि अपने मेरे बताए हुए रास्ते पर उतना ही यूज कीजिए जितना कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग, राइटिंग प्रोसेस क्यों यूजफुल है। क्लैरिटी इन द फिजिशियंस माइंड, आपके दिमाग में स्पष्टता रहता है, आपको बहुत सारे सवाल पूछने के लिए आपके मन में सवाल पैदा होता है, और जरूरी होता है केस टेकिंग के समय में आपके दिमाग में अगर सवाल नहीं उत्पन्न हुए, इसका मतलब कि आपने केस टेकिंग प्रोसेस में पूरा नहीं हुआ, और सभी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है राइटिंग प्रोसेस। लेकिन इसके साथ में कुछ सीमाएं हैं, लिखने के पद्धति में कुछ सीमाएं हैं। पहला क्या है कि एक आपके सुनने का जो लिंक है वह शायद कभी कभी अधूरा रह जाता है, और कुछ सुइटेबल वर्ड्स भी हमको नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बड़ा हमारी सीमा है, और राइटिंग के समय में हम बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन को भी भूल जाते हैं। तो ये लिखने का मैं लाभ हानि की बात कर रहा हूँ, तो लाभ भी है और कुछ लिमिटेशंस भी है, जिस लिमिटेशंस को हम लोग समय के साथ में सुधार सकते हैं, समय के साथ में इसको एक्सपीरियंस के साथ में इसको अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब आज के ऑडियो सिस्टम का जो डेवलपमेंट है जवान, बहुत सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक में अपने मोबाइल पेपर में कर लेते हैं, और इसे आप फ्री हो, आपको लिखने का काम बंद, आप खाली आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हो, डायलॉग हो रहा है, बात हो रही है, वो सारी चीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड हो जाता है, और आप बहुत ध्यान पूर्वक उसको देख सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान के देख रहे हो और आपके पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है, आप कुछ छूट भी नहीं रहा है, क्योंकि हर एक शब्द वहां पर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हर एक शब्द वहां पर रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। ये एक अच्छा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एक सिस्टम हम लोग का है। इसके बेनिफिट क्या है, हर एक वर्ड बाय वर्ड रिकॉर्डेड हो रहा है ना, और माइंड जो है तो टेंशन फ्री है कि आपको हो रहा है ऐसा बात। मेरी बहुत सारे पेशेंट को जब पता चलता है
कि मैं आपकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है, तो बहुत सारी अपनी जो समस्याएं हैं वो बताने से परहेज करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बोलूंगा तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा, और उसे नहीं बताता है, वो डिस्क्लोज नहीं करता है। समझ गया ना? क्योंकि पेशेंट का जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो यह आपका पेशेंट का राइट है कि आपको उसे बता दिया जाए कि आप उसकी आवाज को कैद कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसको हम लोग को ध्यान में, ये एक है लिमिटेशन। दूसरा चीज है, पेशेंट से उस समय में आपको कंसेंट लेना पड़ता है ना, कि रिकॉर्डिंग जो है सो हम लोग करें, है ना। ये एक आपका बहुत बड़ा है आपको, क्योंकि लिखते समय में तो कंसेंट की जरूरत नहीं है इसके विषय में, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए, पेशेंट की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए आपका उसके सहमति लेना, उससे या उसके अटेंडेंट से लेना। अगर आप सहमति लेकर के नहीं करते हो तो यह इलीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, समझ रहे हैं ना, इलीगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी खामी यह है कि जो इंफॉर्मेशन है एक जगह नहीं पर इकट्ठा किया। अब स्टेटमेंट में पेशेंट ने बताया कि पेट में दर्द होता है, अब कुछ 4-5 बात होने के बाद में उसके बाद बताता है कि 3 साल के बाद हो रहा है। तो क्या हुआ, 3 साल के बाद में बाद में लिखा हुआ है, बाद में आपको कंपाइल करना पड़ता है, इसीलिए स्कैटर्ड रहता है। इसीलिए आपको बार बार टेप को रिवाइंड करके आपको उसको एक सीक्वेंस में लाने का कोशिश करना है। तो मैं लाभ हानि दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका निराकरण तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई तो करेगा नहीं। इसीलिए निराकरण करने के लिए मेरिट्स और डिमेरिट्स को, हम लोग को क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब तीसरा आता है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ऑडियो के बाद में अब जमाना आ गया है वीडियो। आप अपने क्लिनिक में एक ये लगा कैमरा लगा देते हैं, है ना, और कैमरा लगा करके आपका हर एक मोमेंट का पेशेंट का भाव देख रही है। बहुत अच्छा तरीका है ना, बहुत अच्छी बातें इसमें होती है, और बहुत अच्छा बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, सारे चीज को उसमें कर सकते हैं। उसको रिप्ले करके आप फिर बात को आप सुन भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो और क्लाउड रिकॉर्डिंग में इस तरह की बातें होते हैं। तो आज के समय में यह बहुत अच्छा हो गया। और आजकल हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिए हैं, है ना। रोगी से हम लोग, आपके रोगी यहाँ पर है, आबाद में है, तो उस समय भी हम लोग व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग करते हैं, और वीडियो कॉलिंग का रिकॉर्ड को नोट करके रखते हैं, जिससे कि हम पेशेंट का अपने को ये करें। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है जो कि आपको केस टेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आइए फिर इसमें लाभ हानि को देखें। लाभ क्या है कि विजुअल इफेक्ट के साथ में, आवाज के साथ में, आवाज मेरे डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कोई दर्द नहीं हो रहा है। अब लैंग्वेज भाषा में, टोन में पता चलता है, तो उसके कितना इंटेंसिटी है ये पता चल जाता है। पेशेंट का, आपका डॉक्टर का माइंड भी जो है तो फ्री रहता है कि किसी भी बात को छूटेगा, और फिजिशियन जो है तो कंफर्म कर लेता है बॉडी लैंग्वेज से, है ना। देखिए वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में अगर तुलना मिल जाता है तो वह लक्षण बड़ा सही होता है। अब जैसे पेशेंट से आप पूछते हो कि आप बताओ आपके खाने में क्या अच्छा लगता है, तो बड़ा अभी उत्साहित, अरे डॉक्टर साहब आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे तो बिना मीठा के मेरे लिए रहा नहीं जाता। अब देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, उसका एक्साइटमेंट बता रहा है, उसका भाव भाव बता रहा है कि उसको मीठा से बहुत ज्यादा प्रेम है ना। तो इसे आपको आप कंफर्म हो गए हो, ज्यादा इसमें पूछना नहीं पड़ेगा। आप उसके भावनाओं को देखो के साथ में, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट बोलता है तो उसके साथ में उसका बॉडी भी साथ देता है। अगर बॉडी का लैंग्वेज और उसका माउथ का लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज दोनों एक साथ में जुड़ जाता है तो वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसके साथ में बहुत डिमेरिट्स भी है, जैसा कि ऑडियो में है तो अपने वीक पॉइंट को तो यहाँ भी नहीं बताना चाहेगा ना दिखलाना चाहेगा, खास करके फीमेल्स में। आप अपने उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखने के लिए तो पेशेंट बड़ा हिचकिचाते हैं और सही ढंग से नहीं दिखलाते हैं, और यहाँ भी आपको कॉन्सेंट लेना पड़ता है रोगी से, है ना। और यहाँ भी आपकी इंफॉर्मेशन सारी गलत जो ऑडियो में है वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, और वीडियो को अगेन बार बार देखने का ये करना पड़ता है। तो गुड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स का एडवांटेजेस क्या है?
रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कम्युनिकेशन के लिए है। आप किसी अपने चिकित्सक, अपने साथी के साथ में, अपने सीनियर के साथ में जब आपका केस का अध्ययन करने जाते हैं, अगर आपको समझ नहीं पाते हैं तो सलाह लेने की जब कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको एक मल्टी उस टीम में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए मिलता है। ये आपको कोऑर्डिनेशंस में, आपको केयर, पेशेंट का जो केयर कर रहे हो, आपके स्टाफ ने, आपने नोट किया, आपके क्लिनिक के स्टाफ हैं, आपके हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सबके बीच में एक कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन की आती है। और कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, है ना, इसमें ब्रेकिंग नहीं होगा, लगातार बना रहता है। और पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए आपको इसमें डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन का काम करता है। इससे आपका एबिलिटी बढ़ जाता है और डाटा जो है तो ये रिस्क भी असेसमेंट हो जाता है। तो गुड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स का एडवांटेज है इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ डाटा ऑफ रूट केस एनालिसिस, है ना, रूट कॉज ऑफ द एनालिसिस, रोगी के मूल कारण के पास में पहुंचने के लिए सीरियस इन्वेस्टिगेशंस का, एक्सीडेंट का पता चलता है। आपके ऑडिट कैपेबिलिटीज को, आकलन, ऑडिट का मतलब हुआ कि एनालिसिस करने की कैपेबिलिटीज को बड़ा मदद करता है। आपको कोर्ट में एविडेंस के रूप में, यह प्रमाण के रूप में यह काम में आता है। और यह डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए जैसे रिपीटेशन है या इस चीज से बचाता है। और टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा इसका आता है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट के साथ में आपके क्लिनिक में कितने नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं, उसी हिसाब से आप एक रोगी पर समय देते हो और उसके अनुसार आपके लिए सारी बातों को रिकॉर्ड भी करना होता है, उससे बात भी करनी होती है, प्रिस्क्राइब भी करना होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि आप के लिए जरूरी होता है। अगर क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आपका अच्छा नहीं होता है तो इससे क्या होगा, आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये एक सही आंकड़ा नहीं होगा। आप कभी भी सही निर्णय ले सकते हो और आपका मेडिको लीगल रिस्क जो है तो बढ़ जाता है ना। और इससे क्या होता है कि आप बार बार, जैसे पेशेंट से आपने जांच करने के लिए आज लिखा कि इसका जांच करा के ले आओ, अब एक ही जांच को बार बार क्यों करा रहे हो? पेशेंट के पर भी लोड बढ़ रहा है और आप भी अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है ना। और इसके लिए फिर फॉलोअप में भी आपको सुविधा होता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का केयर जो है तो बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, इसे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसे सिस्टमेटिक केस रिकॉर्ड इज क्वाइट रेयरिटी इन प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। अब हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्लिनिक में डॉक्टर लोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आ रहे हैं और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं। इसीलिए साथियों, यह आदत डालो, यह हमको रिकॉर्ड करना है। बिना रिकॉर्ड किए हुए हम केस टेकिंग नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी करो लेकिन करो। यह एक आदत है, क्योंकि ये खास करके अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में या नर्सिंग होम में तो ये नेसेसरी है। वो जब भी जाइएगा तो ये रिकॉर्ड बनाते हैं, केस हिस्ट्री आते हैं, उनके पास में एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको अपने पास में रखते हैं या पेशेंट के हाथ में एक बुकलेट ही बना देते हैं। एम्स में एक बुकलेट बना देते हैं, उसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको दे दिया, जब आएंगे तो आपको लेके आना पड़ेगा, है ना। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और लिखने की आदत बनानी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग की आदत हम लोगों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, पेशेंट का डेमोग्राफिक, माने उसका पूरा जिंदगी का इतिहास, उसके करंट विजिट क्यों आ रहा है पहली बार, इसका क्या क्या एग्जामिनेशन का स्कोप होता है, पॉजिटिव एग्जामिनेशन के क्या फाइंडिंग्स हैं, नेगेटिव एग्जामिनेशन के क्या फाइंडिंग है, और की एबनॉर्मल टेस्ट फाइंडिंग्स क्या होता है, डायग्नोसिस और इम्प्रेशंस क्या बनता है, और क्लियर मैनेजमेंट प्लान एंड एग्रीड एक्शंस। इसके लिए आपको मैनेजमेंट प्लान में ये स्ट्रक्चर कहते हैं कि केस रिकॉर्ड ये स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर मतलब कि बनाया हुआ है और आपके लिए बहुत अच्छा मददगार का काम करता है। तो इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ द फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड रिकमेंड, ये हम लोग बाद में
एक हम लोग के पास में पेशेंट 1 साल से इलाज करा रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन वह फॉलोअप कैसे हो रहा है? वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से। आप 1 साल पहले की बात आपको याद रहेगी? नहीं रहती है ना? बहुत सारी बातें दिमाग से उड़ जाता है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आज पोटेंसी ये दिए हैं, उसका उस पोटेंसी के बाद में नेक्स्ट पोटेंसी क्या होगा, नेक्स्ट ड्रग क्या होगा, कौन सा दवा देने के बाद में एग्रीवेशन हुआ था, किस वजह से एलर्जिक था, ये चीज हो जाता है। और इसे आपका पेशेंट को एजुकेट करने में भी मदद मिलता है। जैसे ड्रग एलर्जी है या फूड एलर्जी है, तो पेशेंट को एडवाइस देने में भी आपको मदद मिल जाता है। इसे आपको पेशेंट के स्टेटस को मदद करता है, और डॉक्यूमेंटेशन, फैमिली हिस्ट्री, इस सारी चीज को तो इसी आपको। और एक है कि आपको पेशेंट को कब फॉलोअप के लिए डेट कब देना है, ये भी हम लोगों को ये जरूरी है। तो इसके रिकॉर्ड कीपिंग के एडवांटेज क्या है? प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द केस का प्रॉपर कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, एंड तीसरा है फॉलो अप ऑफ द केस। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर यानी कि सही तरीका से एक क्लियर पिक्चर बनाते हुए, दूसरा सेकेंड फॉलोअप के लिए, सेकेंड विजिट के लिए, और तीसरा आपको फॉलोअप करने के लिए भी यह केस बहुत मदद करता है। चौथा है जजमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ रेमेडी। दवा का एक्शन कैसा हुआ उसको जजमेंट करने में मदद करता है। फॉर प्रूविंग द सुपीरियरिटी ऑफ सिस्टम। अब आपने केस ठीक किया और आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे दावा करेंगे कि आपने केस को ठीक किया? लेकिन आपके पास में रिकॉर्ड होगा, आपने पेशेंट के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रखा है, तो उससे क्या होगा कि आप अपने सुपीरियरिटी को, और इसे रेफरेंस के रूप में भी यूज कर सकते हो कि हमने फलना रोगी को जैसे देखा था, इस रोगी में इस दवा से लाभ हुआ, इस रोगी में इस दवा से लाभ हुआ। रोग एक ही है लेकिन अलग अलग दवा से याद हुआ, तो ये आपके लिए रेफरेंस चाहिए। लेकिन कभी आपके दिमाग में बैठ गया कि यही दवा इस बीमारी के लिए है, तो फिर बाद का पेशेंट को आपको गड़बड़ाने लगता है। ये फ्यूचर रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 7वां बात जो है तो लीगल प्रोसीड्योर की बात आती है, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ। आपको नए लक्षणों को लेने की आवश्यकता होती है ना? पेशेंट को दवा देने के बाद में कुछ न्यू सिम्टम्स आते हैं, तो ओल्ड सिम्टम्स अपीयर करते हैं, कुछ ओल्ड सिम्टम्स डिसअपीयर करते हैं, तो ये चीज होता है। फिर एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस का जो है सो टेक्निक्स हम लोग इसमें रिकॉर्ड करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसको लेकर के आप नहीं चलेगे तो आप एविडेंस नहीं बना सकते हो। तो ये सबको आदत बनाने की आवश्यकता है। 10वां पॉइंट है क्लिनिकल टीचिंग। अगर आप किसी पर लेक्चर दे रहे हो या पढ़ाने के में हो, तो वहाँ पर आपको क्लिनिकल टीचिंग के लिए रोगों को अपने स्टूडेंट्स को या अपने साथियों के बीच में शेयर कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि आपके फिजिशियंस का क्या कुशलता है ये हो सकता है। 12वां जो है तो रिसर्च पर्पस में भी ये मदद करता है, और इसके सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस, जैसे आपका रिपोर्टरी जो है सो केंट रिपोर्टरी से आपका आज रडार, ये सिंथेसिस रिपोर्टरी है। सिंथेटिक रिपोर्टरी क्या है? इवोल्यूशनरी रिसर्च पर के आधार पर आपके डाटा एक्युमुलेट करते चले गए, और उसके आधार से तो आप रिसर्च में भी योगदान करते हो जब आप केस टेकिंग प्रॉपर करते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए यूज टाइम्ड एंट्री। टाइम्ड मतलब जो कि जिसको कि आप बाद में समझ सकते हो, और एब्रिविएशंस को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एब्रिविएशंस अगर आपने टाइम्ड नहीं किया है तो उसके लिए आप बना सकते हो लिस्ट, वो कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव कमेंट्स है ना, ऑब्जेक्टिव कमेंट्स को आप नोट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर में ऑफेंसिव, ह्यूमरस और पर्सनल कमेंट्स अगर करते हो तो वो गलत है। डॉक्यूमेंट एनी नॉन कंप्लायंस है ना, उसमें एग्जैक्ट वर्ड का यूज करना है। दूसरा है कि आपको एम्बिग्यूअस टर्म का मतलब होता है कि वैसा टर्म्स, वैसा शब्द जिसका कोई कंक्लूजन, निर्णय नहीं लगे। जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत का क्या लिमिट है? इतना भी कम, इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है। इसको एम्बिगुअस वर्ड कहा जाता है, उसको डिफिनिटिव में आना पड़ेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि
एम्बिगुअस टर्म्स को यूज नहीं करना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन, फोन कॉल, ये सब एक्शंस को ये लेना चाहिए। और डिलीट और अल्टर द कंटेंट, आपने किसी चीज को लिख लिया, अब उसको बाद में काट दे रहे हो अपनी गलती छिपाने के लिए, या आपको गलती मिस्टेक किया है, तो ये गलत है। नहीं, जो लिखा तो लिखा, गलत किया तो सही किया तो सही है ना। और ये आपका केस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल इशू के विषय में मैं बहुत चर्चा किया हूँ, ये आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केस डॉक्यूमेंट आपका लीगल इशू को, वी मस्ट बी फेमिलियराइज्ड विद द रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंट्री। अपने देश के जो कानून है हम लोग के क्लिनिक से, मेडिकल ट्रीटमेंट से ले, इसलिए एक्यूरेसी एंड लेजिबिलिटी क्लिनिकल रिकॉर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा बहुत प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पेशेंट को क्या, पेशेंट अगर कहेगा कि मुझे रिकॉर्ड दिखलाइए तो नहीं दिखलाएंगे, नहीं, आप ना नहीं बोल सकते। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप नहीं दिखला सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो आपके पास में जाने लगता है तो आपको पूरे डाटा को दिखलाने का, उसको देखने का अधिकार है। ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से आपसे पूछ सकता है कि आपको ये जानकारी चाहिए। तो ये सब रेलिवेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, और सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल एंड डाटा प्रोटेक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो पेशेंट का असेसमेंट रिकॉर्ड करिए, राइट है, उसका अधिकार है ना। लेकिन यह तभी है अधिकार जबकि पेशेंट आपको कुछ इलाज छोड़ करके जा रहा है, यानी आप एक पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहा है, तो यह पेशेंट का राइट होता है कि आप उसके रिकॉर्ड्स के कॉपी को फोटो कॉपी करके उसको, पूरा ओरिजिनल मत दीजिए, फोटो कॉपी करके उसको दे दीजिए, जिससे कि वो दूसरे डॉक्टर के पास में उसको कि आपने कैसा चिकित्सा व्यवस्था किया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। तो कहा जाता है सच्चाई के ऊपर में किसी का अधिकार नहीं होता है ना। और विज्ञान तभी बढ़ता है जबकि आप अपनी सच्चाई को, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हो, अपने कॉन्वेंशनल से भी विश्वास करते हो। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो मोनोपोली नहीं है ट्रुथ कि मैं ही बोल रहा हूँ वही सच है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सच जो होते हैं मेरे लिए सच होता है, लेकिन दूसरे के लिए गलत होता है। ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वेदर it is helping or search health related information, connecting with the doctor through online portal, or enabling you store, retrieve medical records online. The internet is starting to show the promises. It has transformed the way of people interact with and improve that too. आज के समय में केस टेकिंग बहुत ही आसान होता जा रहा है, क्योंकि आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में व्हाट्सएप है, और यह जो है तो आप अपने आगे को अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी बातें यहाँ पर समाप्त होती है, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप अभी मुझसे पुटअप कर सकते हैं, और ऐसे भी आप मुझसे मेरे ईमेल पर आप आ सकते हैं ris@gmail.com, या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 9431020622 पर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं है, और आपके पास में समय है, आप पूछताछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अहमद हसन साहब ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर अहमद हसन, आप मुझसे सवाल कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है, मेडिकल लीगल केस में कभी कभी जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो फिर वो पूछते हैं होम्योपैथ को व्हाट अधिकार है, तो उधर जाकर स्पेशली मेंटल केस में मैं इंचार्ज था, सब कभी कभी अवृत को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हस्बैंड लाते हैं, हस्बैंड को अवृत को लाते हैं, फिर क्या होता है मेडिकल लीगल केस आ जाएगा, फिर पूछते हैं होम्योपैथ में साइकाट्रिक अभी आजकल है, कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन गया है? सर, आपने अच्छा सवाल किया। मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस जो बढ़ता चला जा रहा है, तो हमको आज के समय में जो है, अगर कोई डॉक्टर कोड ऑफ एथिक्स को नहीं जानता है तो वह डॉक्टर नहीं है।
ना, कोड ऑफ एथिक्स बहुत ही जरूरी होता है। तो आप जो भी करोगे कोड ऑफ एथिक्स में। और दूसरी बात होती है, डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा फर्स्ट अकॉर्डिंग है, सबसे नहीं है कि केवल आप रोग है, उसको कहा कि एज इट इज टर्न, यानी कि जैसा कि आपकी अगर आप ऐसे ढंग से करना है तो होम्योपैथी करना है, उसके साथ में कुछ और भी नहीं करना है। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स का इम्पोर्टेंस ये होता है, आपके सवाल कोर्ट में खड़ा होता है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो होम्योपैथी से अलग आपने क्या इलाज किया। अगर इलाज किया तभी आपके ऊपर नेग्लिजेंस आएगा। होम्योपैथिक विधान के हिसाब से, होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से आपने इलाज किया तो वह मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट में नहीं आएगा। इसलिए इस रिकॉर्ड का के द्वारा आप यह प्रूव कर सकते हो कि मैं अपने मेडिकल अपने विधान होम्योपैथिक के तरीके से किया। फिर दूसरी बात जो आपने मेंटल के विषय में कहा कि मानसिक रूप से, तो आपके पास में इस पे अधिकार है, क्योंकि आप होम्योपैथी के अंदर में एमडी साइकियाट्री केस भी आ गया है और इस पर आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है और ऐसा नहीं है कि आप मेंटल केसेस का इलाज नहीं कर सकते हो, अधिकार है आपको। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मेंटल केसेस को नहीं देखोगे। कभी भी हम ऐसा केस प्रेजेंटेशन में एक बार ऐसा हो गया तो प्रेजेंटेशन में मैं बताया एक केस को, नाम नहीं बताया, फिर भी पेशेंट कैसे भी समझ गया तो मैं प्रेजेंट करता है। तो ऐसा समझने के बाद इसके बाद में पेशेंट मुझे बोला था तो तुम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारा सब कुछ केस, इसके लिए इसके बाद में मैं प्रेजेंटेशन नहीं करता, कोई पेशेंट का डॉक्यूमेंट्स नहीं देने के बाद कभी भी पेशेंट को आपका प्रैक्टिस में इसका इफेक्ट कभी कभी मिलता है। इसके लिए आपका जवाब क्या है? सर, मेरा जवाब है डॉक्टर हैनीमैन का मोटो, डेयर टू बी वाइज। Okay. Dare to be wise. You have to be wise. You have to accept your limitations and you have to accept your dimensions. So you be your dimensional. Dimensional होना बहुत जरूरी है और जब आप नहीं होगे तो नहीं हो सकता है। और अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, वो नहीं है, उसके लिए कोई आपका कोई दोष नहीं है, गलत नहीं है, गलती करना अधिकार है। बट हाउ मच इफ यू हैव गॉन बियॉन्ड योर लिमिट, अपने सीमा के अधिकार के बाहर गए हो, तब वह अधिकार। इसलिए अपने अधिकार को पहचानिए, आपका लीगल राइट्स क्या है, आप किस तरह के रोगी को देख सकते हो, आप कितना कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हो, कितना क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को फॉलो करते हो। आज तो ये बहुत जरूरी है। तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, आपका कोड ऑफ एथिक्स, ये सारे चीज के अंदर में आप करते हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर हरिहरन जी का भी हाथ उठा है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जल्दी, अब समय समाप्त हो रहा है तो 2 मिनट बचा है, तो हरिहरन साहब आप अपने सवाल कर लीजिए।